मोहम्मद यूनुस को भय, हसीना की वापसी तय। ये तब कहा जा रहा है जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चौतरफा घिरते जा रहे हैं। उन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बन रहा है। यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यूनुस को दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे रखा है। और इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी एक्टिव हो गई हैं। वो लगातार बांग्लादेश के लोगों से बात कर रही हैं, पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिला रही हैं और यूनुस के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। एक बार फिर हसीना ने यूनुस को घेरा है, बांग्लादेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने का आरोप मढ़ा है और जल्द बांग्लादेश में वापसी का दावा भी किया है। ऐसे में अब सवाल है कि यूनुस अब क्या करेंगे? क्या यूनुस सत्ता छोड़ेंगे या बांग्लादेश में बवाल तय है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या बांग्लादेश में बड़ा बवाल होने वाला है? क्या बांग्लादेश में सबसे बड़ा संकट आने वाला है? क्या कुर्सी बचाने के लिए यूनुस ने बड़ा प्लान तैयार किया है? क्या बांग्लादेश में गृह युद्ध होने वाला है? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे बांग्लादेश के ताजा हालात को बयां करती ये 4 तस्वीरें हैं। ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश की सेना की ये तस्वीरें मोहम्मद यूनुस की धड़कनें बढ़ा रही हैं। जनरल जमा के सैनिकों के एक्शन में आने से यूनुस की नींद उड़ी है। यूनुस के लिए मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की आवाम ने भी उनके खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग यूनुस से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इन सब के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ और यूनुस के बीच टकराव तेज हो गया है। आर्मी चीफ ने यूनुस को दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन सत्ता के मोह में फंसे यूनुस कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। कुर्सी बचाने के लिए यूनुस हर दांव चल रहे हैं। सत्ता ना जाए इसके लिए हर चाल चल रहे हैं। अब यूनुस ने बांग्लादेश को जंग का डर दिखाया है। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यूनुस के बयान को जारी करते हुए कहा, देश के अंदर और बाहर दोनों जगह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब कुछ ध्वस्त हो गया है और हम फिर से गुलामी की ओर धकेल दिए गए हैं। जब से अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तब से स्थिति को अस्थिर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमें खुद को इससे बचाना होगा। यूनुस का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार यूनुस के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। पार्टी के लोगों में नई जान फूंक रही हैं, लगातार अपने नेताओं के साथ संवाद कर रही हैं, बांग्लादेश में वापसी का प्लान तैयार कर रही हैं। कल फिर हसीना ने सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश के लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यूनुस ने आंदोलन के नाम पर देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया। मैंने यूनुस की सेना द्वारा की गई भयानक हत्याओं के बारे में सुना है। यूनुस के लिए हत्या एक खेल हो गया है। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं कुछ कदम उठाती, लेकिन धैर्य रखिए, मैं दुआ करती हूँ कि इसका बदला ले सकूं। इस अन्याय को एक दिन जरूर खत्म करूंगी। फिलहाल बांग्लादेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हसीना के हुंकार से यूनुस खेमे में हाहाकार मचा है। यूनुस को हसीना की वापसी का डर सता रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस डर से यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति पर इमरजेंसी लागू करवाने का दबाव बनवा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद करके ही दम लेंगे या बांग्लादेश की सेना अब कोई बड़ा कदम उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तय है कि बांग्लादेश, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ एक अलग देश, स्वतंत्र देश और डेमोक्रेटिक देश भी कहा जाता रहा है, वहां पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको सामने उभरने से यूनुस रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं कि यूनुस अब जाने का रास्ता तैयार करो। लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शेख हसीना पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा एक्टिव अभी दिखाई पड़ रही है। हालांकि उन्होंने इतना वक्त दिया और इतने वक्त में यह बात साफ हो गई कि मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेटिक कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को किनारे रखकर एक डिक्टेटर की तरह
बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ शोएब चौधरी जुड़ गए हैं, बांग्लादेश के पत्रकार, एडिटर ब्लिट्स, और बहुत बेहतर तरीके से वो जानकारी रखते हैं अब तक क्या हुआ और क्या ऐसा है जो होने वाला है, बांग्लादेश को नए डायरेक्शन पर ले जाने वाला है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो अपनी नजर डालेंगे और बताएंगे हम सबको कि बांग्लादेश में आर्मी क्या कर रही है, क्या कर सकती है। महेश सचदेव फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमान को यहां पर मैं मौका दूंगा। शोएब चौधरी, सवाल मेरा आपसे, और हम लगातार आपसे चर्चा करके समझते रहते हैं क्योंकि आप अपने संपर्कों और अपने काम के जरिए बांग्लादेश की नब्ज को पकड़ रहे हैं, पहचान रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने अब यह कह दिया बांग्लादेश सिविल वॉर की गिरफ्त में आ सकता है या वहां सिविल वॉर हो सकता है। क्यों कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस ऐसा? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। देखिए, यूनुस, मैंने पहले से कहता रहा कि यूनुस सुपारी लेके आया बांग्लादेश में, बांग्लादेश को भेजने के लिए। ये अमेरिकन डीप स्टेट और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स की ये कठपुतली है। अभी यूनुस के जो मंशा थे हमारे चिटागोंग पोर्ट ये दे देने की, ये अरकान को क्या कहते हैं मिलिट्री कॉरिडोर देने की, और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने की, जिसमें एक्चुअली बांग्लादेश की जो सोवरेनिटी है ये फुली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अभी इस वक्त बांग्लादेश में मैं आपको कहता हूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन जो है वो है हमारे आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान कि पूरा जाति अभी जाति जान गई कि यूनुस हमारे देश को बर्बाद करने के लिए क्या क्या ब्लूप्रिंट बनाया था, और पूरे जाति अभी ये आर्मी को ही एकमात्र भरोसा कि आर्मी ही बांग्लादेश को रक्षा कर सकता है इस हालत से। और यूनुस ने जो सिविल वॉर की बात कर रहे हैं ये उसकी अपनी डर है। यूनुस पिछले 21 में जब वकरुज़्ज़मान साहब ने यूनुस को साफ साफ कह दी कि 30 दिसंबर तक इलेक्शन करने के लिए, उसी वक्त से यूनुस बहाने के बाद बहाने बनाने की चक्कर में है कि यूनुस के इलेक्शन देने की मांग है नहीं। यूनुस कम से कम 10 साल पावर में रहना चाहते हैं। ये बहुत एक फ्रॉड इंसान है यूनुस, फ्रॉड। अभी बांग्लादेश में कोई सिविल वॉर होगा नहीं, कुछ भी होगा नहीं। मैं आपको ये भरोसे के साथ कहता हूँ, जो चीज होने वाला है कि यूनुस है बांग्लादेश की अभी प्राइम एनिमी ऑफ द नेशन। यूनुस के कैबिनेट में पूरे के पूरे ज्यादा से ज्यादा सब फॉरेन नेशनल, उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलील रहमान ये भी फॉरेन नेशनल। सो अभी ये देश को ये मर्सिनरीज के फॉरेन मर्सिनरीज के हाथ से रक्षा करना हमारे आर्म फोर्सेस का ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे आर्म फोर्सेस दे विल डू द नीडफुल। सिविल वॉर कुछ भी नहीं होगा। हमारे को लगता है कि यूनुस अभी इस महीने में ही इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेगा तो यूनुस के खिलाफ हमारे आर्मी एक्शंस की तैयारी करेगा और एक्शंस लेगा। इसके इशारे आपको दिख रहे हैं क्या शोएब भाई? जी जरूर दिख रहा हो कि आज ही कई घंटे पहले जनरल वकरुज़्ज़मान साहब ने साफ कह दी कि आर्मी के साथ ये जो इलीगल रेजिम है यूनुस के, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी हमारे जो सोवरेनिटी है इसको प्रोटेक्ट करेगा। हमारे किसी चीज को, या चिटागोंग पोर्ट हो, अरकान को ये कॉरिडोर हो, या लालमोनी हथियार बेस, कुछ भी नहीं देने के लिए ये आर्मी इसके अलाउ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं अलाउ करेगा। आर्मी इस बांग्लादेश में कोई फॉरेन मर्सिनरीज को खेलने नहीं देगा। ये बहुत स्ट्रांग वार्निंग है राजीव भाई। और दूसरी बात जो है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 21 में यूनुस के आंख में आंख रख के जनरल वकरुज़्ज़मान साहब ने कह दी कि वी आर गिविंग यू प्रोटेक्शन एंड यू ब्रॉट अ किलर फ्रॉम अब्रॉड टू असैसिनेट मी। वेरी डेंजरस एलिगेशन। हमारे को लगता है कि यूनुस के खिलाफ बहुत ही गंभीर एलिगेशंस आने वाला है। और यूनुस ने बांग्लादेश से पिछले 9 महीने में 90,000 करोड़ टका स्टॉक मार्केट से लूट के स्मगलिंग कर लिया। $3 बिलियन स्मगलिंग किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। और पिछले 9 महीने में यूनुस ने
22 बिजनेस कंपनी तैयार की। सो ही इज अ फ्रॉड, एक लुटेरा है, डाकू है। इस डाकू से देश बचाना अभी हमारे आर्मी का फर्ज है। इस डाकू से देश बचाना हमारी आर्मी का फर्ज है और ऐसे इंडिकेशंस यहां पर शोएब चौधरी भाई यहां पर दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात, बांग्लादेश के ऊपर अब जो कर्जा है कुल इंटरनेशनली वो 103 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया है। यानी जिससे कर्जा आया है और इसका 80% बांग्लादेश सरकार पर है। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी यूनुस के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। तस्वीरें देखिए और सेक्रेटेरिएट के बाहर यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो सरकारी सेवा का जो एक अध्यादेश है वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इससे कर्मचारी जो हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, इस अध्यादेश से कर्मचारियों को बर्खास्त करना आसान होगा। तो इससे एम्प्लॉइज को बर्खास्त करना आसान होगा, लिहाजा इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक ये सवाल भी बनता है कि कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सोच मोहम्मद यूनुस के दिमाग में क्यों आ रही है। ये प्रदर्शन की आवाजें सुनते हैं, उसके बाद मैं डिस्कशन को आगे ले जाता हूं। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है राजधानी कैपिटल ढाका के अंदर, ये प्रदर्शन हो रहा है। करीब करीब तस्वीरें वही हैं जो 5 अगस्त की तस्वीरें थी जब शेख हसीना को भागना पड़ा था। अब ये तस्वीरें यहां पर निकल कर आई हैं। मोहम्मद यूनुस ने साफ कह दिया है 2026 से पहले इलेक्शन नहीं। वकारुज्जमा ने कह दिया है 1 जनवरी 2026 को इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी ही चाहिए। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश कुमार सर, अगर पड़ोस में दिक्कतें हैं, अगर पड़ोस में परेशानियां हैं तो वो कुछ ना कुछ स्पेल करती हैं, फटकती जरूर हैं इधर उधर। मैं, क्योंकि आपका आर्मी का बैकग्राउंड है, वरिष्ठ अधिकारी आप रहे हैं, आप मुझे कुछ चीज ऐसी समझाइए जो कि मेरे दिमाग में एक सवाल की तरह है और इसका हो सकता है हमारी चर्चा से लेना हो या हो सकता है कि मैं पूछ रहा हूं इससे। सड़क पर अगर सेना की गाड़ियां आती हैं, मान लीजिए, तो क्या ये ऐसे ही हो जाता है कि घूमने फिरने जा रही हैं? 1-2 गाड़ी दिखती हैं, वो कहीं भी दिखेंगी, किसी भी शहर में दिखेंगी, लेकिन काफिला अगर आ जाता है, ये किस बात का सिग्नल है? मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार। सर अनम्यूट कर लें खुद को। राजीव जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। उसको 2 बैकड्रॉप में हम देखेंगे और थोड़ा कुछ जो मुझे जानकारी है विस्तार में हम शेयर भी करेंगे। देखिए, यूनुस की जो सरकार आई थी 10 महीने पहले, ये एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, ऊपर से बैठाई हुई सरकार थी कुछ तत्वों द्वारा जो विदेशी थे, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं डीप स्टेट। बांग्लादेश की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये काफी डेमोक्रेटिक सा नेशन रहा है। जिसके जन्म होने के बाद में 72 से 75 तक डेमोक्रेसी थी, 75 से 91 तक मिलिट्री शासन रहा है, लेकिन 91 से लेकर के 23 तक ये डेमोक्रेसी ही रहा है। डेमोक्रेसी में आप वीकनेसेस फाइंड कर सकते हैं कि परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट का रूल रहा है। तो पिछले अगर 10 महीने में जो वहां पे हरकत हो रही है, पहले तो फ्रेंजी थी, आपने फ्रेंजी बनाई कि अवामी लीग की सरकार यूं है, उनके लीडर यूं है, वगैरह वगैरह। अब उसका तो नशा तो टूट जाता है, 10 महीने बाद में तो उसको आप चला नहीं सकते हैं। तो ये एक वजह है। दूसरी साथ में इसका जिक्र करूंगा बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी को हालांकि पहले रूल कर चुकी है, लेकिन वो उस मोल्ड में नहीं है जैसे हम पाकिस्तान आर्मी को पश्चिम में देखते हैं, हमारे देश के पश्चिम में देखते हैं। ये काफी, और खासकर जो प्रेजेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल वकरुज्जमा, ये जो हमने हरकत सुन रहे हैं, ये जो गड़बड़ी सुन रहे हैं पिछले हफ्तों में, और खासकर लास्ट 5-6 डेज में, वो देखेंगे तो पता चलेगा कि जो बांग्लादेश के जो एडवाइजर रहे यूनुस साहब,
उनके मन में कोई भावना जाग गई कि हम अपने आप को रूलर साबित करते हैं। शायद इसी से उत्पन्न हुई है। ऐसा क्यों हुआ? उनको पता है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, उनको पता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां लाना चाहिए, लेकिन उनकी भूमिका जो शुरू हो गई कि मैं पहले एक रिफॉर्म्स लाऊंगा बांग्लादेश के पॉलिटी के ऊपर। दूसरी बात, मैं चाहूंगा जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं एकजुट होकर के आगे उसके लिए हमारी मदद करें। मतलब वो समय को टाल रहे थे। उसके अलावा उनकी महत्वाकांक्षा इस बात से दिखती है, जैसे उन्होंने नया अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्या कहते हैं अपॉइंट किया। वो भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका मिलिट्री से कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो आने के साथ ही उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक बहुत तगड़ी एक सेट ऑफ ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स के एक वो मांगा, क्या नाम है, सेक्रेटरीट मांगा। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई, जो रखीने में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बनाने जाने की मंशा थी, उसके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सरकार से नहीं पता चला, बल्कि विदेशी क्या कहते हैं अदर सोर्सेज से पता चला। इस करके वो काफी परेशान हो गए और उन्होंने 21 तारीख को अपने पूरे ऑफिसर्स को संबोधित किया जो बांग्लादेश में थे या नहीं थे। आधे घंटे की भाषण की है और 1 घंटा उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लिया है अपने सर्विस ऑफिसर्स, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के बाद में निकल के आती है, एक बात आई कि कॉरिडोर बन रहा है। उनके मुंह से शब्द निकला, व्हाट ब्लडी कॉरिडोर। व्हाट ब्लडी साउथ एशियन के आर्मी पार्लेंस में कोई गंदी जबान नहीं है, एक आश्चर्य बताता है। देयर विल बी नो कॉरिडोर। और उसके बाद में उन्होंने कहा अपने सलाहकार, जो बांग्लादेश के सलाहकार हैं, देखिए ये जो सॉवरेनिटी का विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक चुनी हुई सरकार ही ले सकती है। हम नहीं चाहेंगे कि एक टेम्पररी सरकार इस इंपॉर्टेंट इशू पे एक अपना राय बनाए और जगह। दूसरी बात उन्होंने कही, ये बहुत हो गया, मुझे इलेक्शंस चाहिए। मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश को एक इलेक्टेड सरकार मिले और दिसंबर तक उसको आपको दे देना चाहिए। एक और बात कही, हमारी आर्मी को बांग्लादेश में रूल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे कोई चाहत नहीं है कि मैं सरकार रूल करे। जब ये बात हुई, उसके ऊपर जो बांग्लादेश के जो क्या कहते हैं यूनुस साहब ने परसों या 22 तारीख को कहा कि हम रिजाइन करना चाहते हैं। उन्होंने एक पुराने छात्र शिविर मेंबर को कहा कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं, और ये बात आगे फैल गई। तो अभी कहानी ये है कि जो जितने डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बेगम जिया की हो, जमाते इस्लामी हो और नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि स्टूडेंट्स की हो, सब मिलके उनको कहा है कि आप साहब इलेक्शन कराइए और उसका टाइम टेबल दीजिए। ब्रजेश पता ये भी जी, चला है कि यूनुस साहब ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ये आप जो सारे के सारे बातें रख रहे हैं, ये बातें बहुत खास हैं, शायद इसी का प्रेशर हो। लेकिन एक आर्मी सीनियर ऑफिसर होने के नाते क्या आर्मी की गाड़ियां अपने आप आ जाती हैं सड़कों पर? देखिए, आपकी बात सही है कि वो किसी कारण से या आम तौर पे आर्मी की गाड़ियां डेमोक्रेसी में बुलाई जाती हैं, खुद नहीं जाती जी। लेकिन जहां तक ताल्लुकात की बात है, जनरल वकरुज़मान का पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं पता चलता है। गाड़ियां की आवश्यकता या उनको बुलाया गया हो या कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है। लेकिन जी हाँ, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, एनालिसिस करते हैं, जो अखबार उनके छपते हैं, प्रथम आलो है, मैं उसी तो डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। मैं उसी एनालिसिस पर लाना चाहता था चीजों को, और मैं यही कहना चाहता था, बुलाया किसी ने नहीं, फिर भी गाड़ियां अगर आ गई हैं सड़कों पर, यह इंडिकेशन है कि मोहम्मद यूनुस के लिए एक चेतावनी अंदर ही अंदर जा चुकी है। मैं आता हूं चर्चा पर। मोहम्मद यूनुस पर अब चुनाव कराने का, इलेक्शन कराने का प्रेशर बढ़ गया है। बीएनपी के बाद जमाते इस्लामी ने भी यह मांग कर दी है, जो जमाते इस्लामी पूरे 5 अगस्त के खेल के लिए छात्रों को भड़काने के लिए जिम्मेदार थी। यूनुस से कहा गया रोड मैप रेडी करो, दिसंबर से जून के बीच में चुनाव कराओ, और ऐसा जमाते इस्लामी कह रही है। यानी जमाते इस्लामी कुछ उस लाइन पर है
कि 2026 जून तक ये चुनाव करा दो। आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है 1 जनवरी 2026 को इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश में होनी चाहिए। ये कई चीजें यहां पर है। महेश जी मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश जी, वो क्या है जो यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बन पा रहा है? डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव टालते रहना और पावर में लगातार बने रहना। अब अमेरिका की बात करें, यूएन की बात करें, ये तो ऐसे बहुत जल्दी आकर स्टेप इन कर जाते थे, लेकिन सभी चुप हैं। वजह क्या है? अनम्यूट कर लें सर खुद को। आई कैन आप हियर यू। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आ गई सर, बोलें। जी, मैं आपका आभारी हूँ इस मुख्य सवाल के लिए। विदेश नीति का जहाँ तक सवाल है, बांग्लादेश की नई सरकार ने हर तरह से तिनकों को पकड़ने के, अपने डूबने से बचने के लिए तिनकों को पकड़ने की गति चालू की है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर करने की बात हो, चाहे चीन के साथ एक लाइफलाइन लगाने की बात हो, तो इन सब चीज़ों से उनकी हताशा का पता चलता है। और जिस तरह से वो विवादास्पद बयान देते रहे हैं, चाहे वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो, चाहे वो चाइना के इंटरवेंशन के बारे में हो, चाहे वो उनके प्रतिनिधि भारत पाकिस्तान के जो संघर्ष हुआ है इस महीने उसके बारे में हो, इनसे लगता है कि ये अपना आपा खो चुके हैं और इनका अनुभव विहीनता कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री मिले थे राष्ट्रपति ट्रंप से, तो सवाल पूछा गया था बांग्लादेश के में हिंदुओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब ने इस बारे में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और ये गेंद भारत के पाले में डाल दी थी। तो इससे यही समझना चाहिए कि ट्रंप का अमेरिका जो है वो इस बारे में हस्तक्षेप करने की नीति पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश पर शुल्क बढ़ाए गए हैं, जिस तरह से बांग्लादेश के बारे में IMF ने दोहरे मापदंडों का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान को मदद दे दी है लेकिन बांग्लादेश को मदद देने में आनाकानी हो रही है। और वो सब देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की तरकीब चल रही है इन पाश्चात्य देशों में। और अगर आगे बढ़ना चाहें तो ये भी कहूँगा कि बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात जो सिले सिलाए कपड़ों का होता था, उसमें भी जो आयातक हैं वो अमेरिका में या यूरोप में, वो और देशों जिनमें भारत भी है तो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अगर सरकार उनको इस तरफ इशारा न करती तो ऐसा ना होता। तो कुल मिलाकर के मैं ये आपकी राय से सहमत तो हूँ कि और कुछ कर सकते थे, लेकिन जो किया जा रहा है वो ऐसा इशारा करता है कि बांग्लादेश की परिस्थितियों से लोगों ने हाथ दूर रखे हुए हैं और वो उनका कोई आसक्ति मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार को चलाए रखने में नहीं है। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि म्यांमार इस बारे में चुप है और भारत ने भी इस बारे में कोई आधिकारिक वक्तव्य अभी तक नहीं दिया है। ये दो देश बांग्लादेश के पड़ोसी हैं और इनकी चुप्पी ये दिखाती है कि ये भी यूनुस साहब के रवैये से ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। तो एक तरह से बांग्लादेश अलग थलग पड़ गया है और इनको जिस तरह से आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना है, उनमें कोई विशेष बाहरी हस्तक्षेप उनके फेवर में नहीं होने वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ।
कोई फेवर में नहीं होने वाला हस्तक्षेप, लेकिन मोहम्मद यूनुस को वो क्या चीज है जो उनको ये ताकत दे रही है? शेख हसीना ने अपनी तरफ से ये बात कह दी कि मोहम्मद यूनुस के लिए, शेख हसीना ने एक बात कही है कि मोहम्मद यूनुस के लिए हत्या करना एक खेल हो गया है और मैं उम्मीद करती हूं कि मैं इसका बदला ले पाऊंगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि बांग्लादेश से एक सेना ने एनसीपी के वहां एक नेता को जमकर पीटा है। पता चला कि ये जो नेता है ये दुकानदारों से वसूली करना शुरू कर चुके थे और आर्मी ने उसकी सरेआम पिटाई की है। कुछ लोग बीच में बचाने के लिए आए, लेकिन आर्मी के जवानों ने कहा कि अब उन्हें निपटने का तरीका आता है, क्योंकि जमीन पर लोगों के साथ ये वो लोग हैं, यहाँ पर इन तस्वीरों में पिट रहे शख्स को और उसकी पार्टी के बारे में समझिए, ये वो लोग हैं जो यूनुस के साथ हैं, जो यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसकी उस पार्टी के लोग हैं और ये लोग जमीन पर वसूली करना शुरू कर चुके हैं। लोगों को मारना पीटना, उनका पैसा छीनना शुरू कर चुके हैं और आर्मी जिस बुरी तरीके से आर्मी के जमाने से पीट रहे हैं, लगता है आर्मी को भी लग रहा है कि बहुत हो चुका। मेरे साथ ब्रह्मदीप अलूने इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेता हूं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। ब्रह्मदीप जी, शेख हसीना का फेसबुक पर बयान जिसका मैं भी जिसके बारे में अभी बता रहा था, जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, क्या ये यूनुस को लगातार परेशान कर रहा है? क्योंकि शेख हसीना ने ये कहा है मैं वापस आऊंगी और इसका बदला लूंगी। अब जब कोई भी इस तरीके का शख्स जो इलेक्टेड नहीं है वो इस बयान से भी डरता है और उसे लगता है कि अगर ये चीजें हो गई तो फिर उसके ऊपर इसके रिपरकशंस होंगे, आपका क्या कहना है इस पर सर? देखिए राजीव जी, जो मोहम्मद यूनुस है वो बांग्लादेश का असल चेहरा नहीं, मोहम्मद यूनुस है शेख हसीना के विरोध का चेहरा है। मोहम्मद यूनुस जो है वो महत्वाकांक्षा है जो राजनीतिक दल बनने के बाद वो उन्नति नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए और उनका विरोध हुआ, वो उसका चेहरा है, बदला लेने वाला चेहरा है। जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत विरोध का चेहरा है और सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने एक ऐसी राजनेता है जो देश का आधुनिकीकरण करना चाहती थी, जो बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती थी, जो वहां की सेना का आधुनिकीकरण कर रही थी, जो दुनिया में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर बांग्लादेश को उभार रही थी। तो जो शेख हसीना जिस प्रकार से विरोध कर रही है, जो बोल रही है, वो बिल्कुल सच बोल रही है। निश्चित तौर पर शेख हसीना ने गलतियां की होगी, निश्चित तौर पर शेख हसीना सत्ता पर हावी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि उस देश के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ जाए। इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उस देश के जो कर्मचारी है वो विरोध करने लगे। इसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि देश भूखों मरने लग जाए। तो और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद यूनुस जो है अल्टीमेटली नोबेल पुरस्कार विजेता उस देश का नेतृत्व है जो जिसका काम था उस देश के तमाम जो राजनीतिक दल है उनको एक करके अपने देश को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना और लोकतंत्र का जो चेहरा जो इधर उधर हो रहा था या जो बदरंग हो रहा था उसको सही तरीके से लाना। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, वो कट्टरपंथियों का चेहरा बन गए और शेख हसीना आज भी भले ही वो वहां से निर्वासित हो गई हो, वो भले ही भारत में रह रही हो, लेकिन इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज भी दुनिया में शेख हसीना की मान्यता है क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई उस देश की मुखिया और मोहम्मद यूनुस जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से देश के चुने हुए मुखिया नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेता है वो तो निश्चित तौर पर उन्हें जो है वो बिल्कुल उनका विरोध करेगी, उनको इस बात का हक भी है और यहाँ पर दुनिया को ये समझना पड़ेगा और शेख हसीना ने बखूबी समझाया भी कि मोहम्मद यूनुस ने आकर कट्टरपंथियों को छोड़ा है, जेल से रिहा किया है, तो कहाँ गलत बोल रही है। आप देखिए बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए, जो लोग आईएस के काम करते थे, जो लोग अलकायदा में शामिल होते थे, जो लोग चरमपंथी कामों के कार्यों में लिप्त थे, उनको मोहम्मद यूनुस ने छोड़ दिया। भला ये देश का मुखिया ऐसे कैसे कर सकता। और दूसरी बात है जो उस देश के लिए सबसे ज्यादा आत्मघाती कदम है कि आप रोहिंग्या को एक कॉरिडोर दे रहे हैं, आप जो है सेंट मार्टिन द्वीप देना चाहते हैं अमेरिका को, जहां पर कि अमेरिका अपना एक नौसैनिक अड्डा बनाएगा और चीन और अमेरिका की जो प्रतिद्वंदिता है वो बांग्लादेश की जमीन से शुरू हो जाएगी। तो किसी भी देश का मुखिया ऐसा नहीं कर सकता। वह देश जो कि निरंतर आगे बढ़ रहा हो, वो देश जो एशिया का टाइगर कहा जाता हो, उस देश को मोहम्मद यूनुस ने अपनी अति महत्वाकांक्षाओं से बर्बाद कर दिया है।
और राजीव जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। उनके रग रग में शेख हसीना का विरोध है, क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल में मोहम्मद यूनुस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। यही कारण है कि लोकतांत्रिक तरीके से एक देश जो बेहतर तरीके से चल रहा था, उस देश में अब सत्ता जो सेना है वो सड़कों पर आ गई है। उस देश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई है और निश्चित तौर पर सेना को इस देश की कानून व्यवस्था की स्थिति को अपने हाथ में लेना ही होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहां पर अल्पसंख्यकों के पर अत्याचार होंगे, वहां पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को कुचला जाएगा, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से जो नेता चुने गए उनको कुचला जाएगा और वहां पर कट्टरपंथी पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे। ब्रह्मदीप अलूने सर, एक बात तो तस्वीरों में सर समझ में आ रही, जो बातें आप कह रहे हैं वो तस्वीरों में गवाह भी बन रही हैं कि बांग्लादेश ऐसी हालत में पहुंचा दिया गया है। ये उम्मीद बड़ी कमी होती है कि एक नोबेल लॉरेट जो लीडरशिप देने की कोशिश करे वो पूरी इकोनॉमी को ही तबाह कर दे, बाकी चीज की तबाही तो बाद की बात है। मैं सवालों के साथ आगे बढ़ूंगा शोएब जी के साथ, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। बांग्लादेश के जो सरकारी टीचर हैं उन्होंने काम बंद कर दिया है। 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं टीचर। यूनुस गवर्नमेंट के ऊपर शोषण का आरोप इन टीचर्स ने लगा दिया है। अब तक तो लोग कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, अब टीचर भी जमीन पर आ गए हैं, आर्मी सामने खड़ी हो गई है। अब तक मोहम्मद यूनुस के पीछे रहने वाले वकारुज्जमा अब सीधी बात कह रहे हैं कि कोई फैसला लेने का वक्त अब बीत चुका है, फैसला सामने आना जरूरी है। टीचर्स चले गए हैं स्ट्राइक के ऊपर। शोएब भाई का मैं रुख कर लेता हूं। शोएब भाई, एक के बाद एक बांग्लादेश की सड़कों पर हर फैक्टर, हर सेक्टर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार कर रही है वो चाहती है कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाकर उसको पास कर दिया जाए जिसमें इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बर्खास्त करना आसान हो। क्या मोहम्मद यूनुस और उसके साथ जो लोग हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि उनके खिलाफ उठने वाली कोई आवाज अगर टाइम से खामोश नहीं की गई तो उनकी कुर्सी हिला देगी? शोएब भाई। राजीव भाई, पहले आपके 2 सवालों का जवाब मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, आपने पूछा था कि क्यों आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ गई। आर्मी 5 अगस्त पिछले साल के 5 अगस्त से ही सड़कों में है मजिस्ट्रेसी पावर लेके। और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यूनुस के साथ अलकायदा है, हिजबुत तहरीर है, इस्लामिक स्टेट है और पाकिस्तानी ISI है। और अभी जो यूनुस के ऊपर प्रेशर हुआ इलेक्शन के लिए, तो यूनुस अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को, हिजबुत तहरीर को, जमात इस्लामी को, पाकिस्तानी ISI को मोबिलाइज करेगा ये पूरी जाति के खिलाफ। इसके लिए आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की जरूरत होगी। दूसरी जो चीज है कि यूनुस कोई नोबेल लॉरेट है नहीं, यूनुस एक फ्रॉड है। मैं फिर से कहता हूँ, इसके ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट के कारण कम से कम 1 से 3 लाख औरतें खुदकुशी की, और एक भी एविडेंस एग्जाम्पल है नहीं ग्रामीण बैंक के कोई सक्सेस का। पूरे के पूरे मकारी है और फ्रॉड है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कि ये गरीबों के खून चूसते हैं। ये यूनुस 1% इंटरेस्ट में पैसा लाते हैं और यही पैसे गरीबों को 45 to 55% इंटरेस्ट में देते हैं, लगाते हैं। अभी आते हैं ये जो सिविल अनरेस्ट हो रहा है। देखिए राजीव भाई, यूनुस की मानचा गई नहीं इलेक्शन का, वो एक सुल्तान बनना चाहते हैं, बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र बना के। और ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर, इन लोगों को ये चेक करेगा। आर्मी को चेक करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को तो बर्बाद कर दिया। सब कुछ करके वो एक, मैंने जो कहा, सुल्तान बनना चाहते हैं। और वो जंगी जिहादी हर जगह पे बैठा था। बांग्लादेश में अभी ढाका शहर में 8 लाख हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पाकिस्तानी है 71 से। ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी को आप देखेंगे सड़कों में, ये जो आपने दिखाया कि लोगों से पैसा मांगते, एक्सटॉर्शन। यूनुस के जो छात्र हैं जिसके अगस्त 2024 में पॉकेट में 100 टाका भी नहीं थे, वो अभी 10 करोड़ 8 करोड़ की गाड़ी चलते हैं, वो बैंक में दुबई में पैसे पर भेज रहे हैं। यूनुस पूरे बांग्लादेश को लूट रहा है
और उसके साथ ये जो छात्र नाम के जो जो गैंग ऑफ क्रिमिनल्स लूट रहा है। और अभी आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की जरूरत इसके लिए हो गई राजीव भाई कि अलकायदा आएगा सड़कों में, पाकिस्तानी आईएसआई ने तो जहाज बुझाई करके हथियारे भेजा है बांग्लादेश में, वो हथियारे भी आएगा सड़कों में। और यूनुस की कोशिश रहेगा कि बांग्लादेश में एक सिविल वॉर की शुरुआत करे। वो यूनुस ने इस बात को कहा है कि सिविल वॉर हो जाएगा। जरा एक्सप्लेन कीजिए कि सिविल वॉर कैसे हो जाएगा, डर क्यों लग रहा है उसको? सिविल वॉर कारण यूनुस कह रहे हैं सिविल वॉर, यूनुस के प्लॉट है ये। इसके अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुत तहरीर, जमात इस्लामी, पाकिस्तानी आईएसआई हर को, जैसे राजीव भाई 1971 के वार के वक्त में दिसंबर में जैसे पाकिस्तान ने इंटेंसिफाई कर लिया हमारे ऊपर अत्याचार, अभी यूनुस और ये पाकिस्तानी आईएसआई अमेरिकन जीते वो समझ गए कि इसके दिन खत्म होने वाला है, वो अभी इंटेंसिफाई करेगा। अभी देखेंगे आप हर दिन लोगों को मारा जा, खून किया जाएगा। यूनुस इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट बांग्लादेश। 118 करोड़ बंगाली के खिलाफ अभी यूनुस ने ऐलान जंग कर दी, बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के खिलाफ ऐलान जंग कर दी। और अभी ये फर्ज है हमारे आर्म फोर्सेस के, हम बंगाली आर्म फोर्सेस को बहुत इज्जत करते हैं। Now I have been continuously saying our armed forces must now take up the weapons and Yunus हो या पाकिस्तानी आईएसआई की जो भी हो या जिहादी हो या जंगी हो, साफ करना है, साफ करना जरूरी है। This is our war against jihadis, this is our war against Pakistanis, this is our war against mercenaries। हम हमारे देश को ये ने दखल किया, दखल मुक्त करना है और हम करेंगे। और यूनुस उसको ही कह रहे सिविल वॉर। मैं कह रहा हूँ हमारे आर्मी, हमारे को लगता नहीं कि ज्यादा दिन इंतजार करेंगे। वकर जमान साहब ने आज भी थ्रेट वार्निंग दे दी इलेक्शन के लिए। यूनुस अगर इलेक्शन की डिक्लेयर नहीं करेगा इस महीने में, तब आर्मी विल टेक फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। एंड मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बांग्लादेश में कोई कू होने वाला है, कू होता है कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट के खिलाफ, इट इज एन इलीगल रेजिम। हमारे आर्मी मिलिट्री एक्शंस, इट विल बी मिलिट्री एक्शन, ये मिलिट्री एक्शन होगा जैसा यहाँ पर शोएब भाई कह रहे हैं। और शोएब भाई आप थोड़ा भाव में भी बह जाते हैं क्योंकि आपका अपना वतन है, आपका अपना देश है। जब वहाँ पर ये सब हो रहा है तो बीइंग जर्नलिस्ट आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने सेंटिमेंट्स को वो दिखते भी हैं। लेकिन मैं बड़ी खबर लेता हूँ उसके बाद मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, अब आपसे बहुत कुछ समझना है। चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। बांग्लादेश में रहने वाले चीन के सिटीजन को सलाह दी है बांग्लादेश में विवाह या शादी करने से पहले 2 बार सोच लें, अवैध शादी और मानव तस्करी जैसे मामलों में ना फंसे। अब चीन को ये कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी है, चीन को मैरिज को लेकर ये बातें कहने की क्यों जरूरत आ पड़ी है? क्योंकि पाकिस्तान में हमने इस तरीके की शादियां बहुत ज्यादा देख ली हैं जो चीनी लोगों और पाकिस्तानी नागरिकों में हुई हैं, लेकिन चीन ने बांग्लादेश में ये बात कही है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, यूनुस को आर्मी पर यकीन नहीं है। अब तक जो कुछ मैंने आप लोगों की चर्चा से जाना वो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आर्मी को भी यूनुस पर यकीन नहीं है। बांग्लादेश आर्मी का यूनुस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब। और आप शोएब चौधरी की इस बात को यहां पर जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या हम इसे कू की जगह मिलिट्री एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर? राजीव जी, संभव है, कुछ भी हो सकता है। 18 करोड़ वासी रहने वालों का देश एक छोटा देश नहीं होता है। पावर वैक्यूम के अंदर देश का चलना कुछ महीनों तक तो सही है, 10 महीने का लंबा समय होता है। उससे ज्यादा जो उनके एडवाइजर थे वो नवंबर के महीने में जबकि अमेरिका में इलेक्शंस हुए और डेमोक्रेट्स हार गए तो ये ऑर्फन जैसा लग रहा है, ये ऑर्फन हो गए हैं, इनका सपोर्ट बेस नहीं रहा है। फिर वो चीन की तरफ भागते हैं, कहीं और भागते हैं, और सबसे ज्यादा भारत के अगेंस्ट कई सारे बयान देते हैं, चाहे वो
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, बे ऑफ बंगाल से कम्युनिकेशन का हो या कोई और चीज हो, इकोनॉमिक स्थिति ये हो गई है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी साउथ एशिया में काफी अच्छी थी बांग्लादेशियों की, बाकी देशों के हिसाब से इनका एचटीआई भी अच्छा था। इकोनॉमी इनको हर्ट कर रही है लोगों को, बिजली हो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो। तो इस सब माहौल में जब सरगर्मियां चलती हैं और पॉलिटिकल वैक्यूम रहता है गवर्नेंस के मामले, तो सारे तरह के तत्व यहां पे आते हैं। शुरू में पिछले साल कुछ जमाती एलिमेंट ज्यादा प्रभावित है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि आर्मी का कोई ऑप्शन नहीं बचा है बट टू टेक चार्ज। आर्मी ने डिसिप्लिन करने की भी कोशिश की है रूलिंग डिस्पेंसेशन को, चीफ एडवाइजर और उनके लोगों को। खाली एक ही निष्कर्ष निकला, उनको एनएसए ने तो जो कह दिया रखीने कॉरिडोर नहीं होगा, ठीक है, मगर और सारी चीजें बाकी हैं। तो ये समझना कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि क्रेडिबल है, जिसको बांग्लादेश के लोग बहुत आदर से देखते हैं, अनलाइक पाकिस्तान आर्मी जिसके मैं पहले जिक्र कर रहा था, तो इस माहौल में उनका दखल देना या इसके अंदर इस वैक्यूम को संभालना, कब्जा करना, या ये एक डिसीजन है जो उनको लेना पड़ेगा या लेना पड़ सकता है अगर स्थिति बिगड़ती है तो। मगर अगर वो इलेक्शंस की जो डेट्स हैं और मेथोडोलॉजीज हैं उसके ऊपर कोई कंसेंसस हो जाता है और उसको ऐलान हो जाता है एक आध हफ्ते में, तो शायद चीजें सुधर भी सकती है। मगर एक चीज तो संभव है, यूनुस साहब हैज बिकम पर्सना नॉन ग्राटा इन एक्चुअल टर्म्स इन बांग्लादेश। हालांकि वो रूलिंग एलीट है, लेकिन उनके पास कोई अपनी पहचान नहीं है, कोई अपने वजूद नहीं है, कोई अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नहीं है। और उस तरीके के लोगों से आप ऑर्डिनेंस के द्वारा, अपने एडवाइजर के द्वारा, सब एडवाइजर के द्वारा कैसे बात कर? यानी जैसा शोएब चौधरी कह रहे थे कि प्राइम एनिमी ऑफ द नेशन मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इस वक्त है। जी हाँ, अगर स्थिति खराब होती है तो बांग्लादेश लोगों को किसको बोल सकते हैं? उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं है, ना लोअर लेवल पे है ना स्टेट लेवल पे है। तो सारी उनकी दिशा इसके ऊपर में जाएगी। और उन्होंने जैसे हम लोगों से बातचीत वास्ता रखा है हिंदुस्तान से रूलिंग लेने के बाद में, तब से तो ये देखेंगे कि हम लोगों ने भी उनसे, हमसे भी कोई मदद की ज्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो वो अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं और उनका एक ही रास्ता नजर आता है, इलेक्शन करो और निकल जाओ। नहीं तो शायद उनको उसके पहले ही अगर दशा खराब होती है तो आदमी को कहना पड़ेगा आप संभालिए, आप इलेक्शन कीजिए, मैं चलता हूं। एम्बेसडर महेश, क्या आप इस बात को देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं, क्योंकि आपने डिप्लोमेसी को बहुत नजदीक से, क्योंकि आप उसका हिस्सा भी रहे हैं, जो अब बयान आने शुरू हुए हैं शेख हसीना के कि वो बहुत जल्दी इंटरवीन करेंगी, चीजें अब हाथ से बाहर जा चुकी हैं, अगर ताकत होती तो वो इस तरीके का मर्डर, मास मर्डर की ये जो मुहिम चल रही है और ये डेमोक्रेसी को मर्डर किया जा रहा है, ये उसको रोक लेती। क्या पाथ बनता दिख रहा है शेख हसीना के बांग्लादेश पहुंचने का? अपनी तरफ से तो शेख हसीना इसी बारे में उद्यत हैं, लेकिन आपको ज्ञातव्य है कि 2 हफ्ता पहले आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो प्रतिबंध यूनुस सरकार ने लगाया था और वो एक ऐसी अड़चन बन गई थी और एक अड़चन बनती लगती है वकरुज़मान के अध्यक्षता वाली सेना और मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार के बीच में। उसके बारे में जनरल कुमार ने कई बातें कही, उसके साथ में और भी चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। एक तो बांग्लादेश की सिलेबस में से आज़ादी की मुक्ति सेना या जो प्रार्थना जिसमें कि शहीदों का सम्मान करने की बात की जाती थी, वो पिछले हफ्ते ख़त्म कर दिया गया है। इस पर भी सेना को आपत्ति है, क्योंकि उसने कहा है कि देश की विरासत को बदलना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें, चाहे वो
अवामी लीग को बैन करने की बात हो, चाहे रखाइन कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे वो लिपापोती करने की बात हो स्वाधीनता संग्राम की, इस बारे में सेना और मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार में काफी दूरियां बढ़ गई हैं। जी और इस तरह के जो जिस तरह की बातें हो रही हैं उसको देखते हुए शेख हसीना ने जो वक्तव्य दिया है हाँ वो उसमें मेरे ख्याल से दो पक्ष आते हैं। पहला पक्ष तो ये है कि वो अपने जो भरोसे के लोग हैं, जो अपने पक्षधर हैं, हाँ उनको ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो हिम्मत रखें और हताश ना हो, क्योंकि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी ओर ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो अगली बार जब आएंगी तो पिछली वाली गलतियां जो कि अधिनायकवाद की तरफ से की गई थी वो सब ना होगा ठीक और है। फिर से एक ठीक है। रूल बेस्ड डेमोक्रेसी का डॉक्टर सम्मान किया डॉक्टर जाए। ब्रह्मदीप अलू ने, भारत ने अब तक कुछ नहीं कहा है, क्या भारत का इंटरवीन करना आप किसी भी मोड़ पर अब जरूरी देखते हैं? मुझे लग रहा है कि आप लोग से चर्चा के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं कि बांग्लादेश बहुत जल्दी किसी बड़े वोलेटाइल सिचुएशन में पहुंचने वाला है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोले। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, देखिए बांग्लादेश की जो चुनौती है बहुत जबरदस्त चुनौती है, खासकर इसलिए भी क्योंकि सबसे पहली बात है बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा, बांग्लादेश कहां पर पहुंचने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बांग्लादेश की सेना का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बना रहना चाहिए, बांग्लादेश के प्रशासन का धर्मनिरपेक्ष चेहरा बना रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शेख हसीना ने बहुत बड़ी गलतियां की है, क्योंकि शेख हसीना का जो बीच का कार्यकाल था उनमें उन्होंने वो जो कट्टरपंथी थे, खासकर जमात इस्लामी के जो काडर था, जो छा रहा था, धीरे धीरे प्रभाव जमा रहा था, उसको बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने अपोज नहीं किया। तो शेख हसीना की ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जहां पर बांग्लादेश जा रहा है तो या तो बांग्लादेश में चुनाव होना चाहिए या फिर बांग्लादेश में सैन्य प्रशासन होना चाहिए। लेकिन सैन्य प्रशासन यदि लंबे समय तक होता है तो इसमें देश गृह युद्ध में पड़ सकता है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो सेना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और खासकर कट्टरपंथी तत्व। तो अभी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सेना और राजनीतिक दल, खासकर मोहम्मद यूनुस के बीच टकराव बढ़ेगा। और ये जो सेना है ये चूंकि अवामी लीग की समर्थक भी कही जा सकती, क्योंकि शेख हसीना ने सेना के लिए बहुत काम किया था, उनके आधुनिकीकरण के लिए बहुत काम किया था। लेकिन सर तो सर एक बात तय है, जैसा जनरल वकारुज्जमा कह चुके हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आने की, आर्मी को लाने की जरूरत नहीं है। शोएब चौधरी ने दो बातें बड़ी खास कही। जनरल वकारुज्जमा सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन इस वक्त बांग्लादेश में है और मोहम्मद यूनुस इस वक्त प्राइम एनिमी ऑफ द नेशन है। लेकिन मोहम्मद यूनुस प्राइम एनिमी के तौर पर वो कुछ कर सकते हैं जो बांग्लादेश को ब्लडशेड की तरफ ले जा सकता है, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं।